हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू सेव क्लासेस। आज से हम अपना इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूँ। और वो बेसिक बातें हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, कैसे स्टडी किया जाए। देखिए, बहुत इजी सब्जेक्ट है। सबसे पहले अपने मन में ये आप धारणा बैठा लीजिए। बहुत से लोग इसे कहते हैं कि काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, समझ नहीं आता है। तो आई विल गारंटी यू कि ये सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि 5-6 क्लास से जब आप में से लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कितना इजी सब्जेक्ट है और कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इससे इजी सब्जेक्ट और इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस सब्जेक्ट की कुछ विशेषताएं हैं, आपको उन्हें पहले पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को स्टडी कैसे किया जाता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट बेसिकली एक लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बेसिकली एक लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ऑल्दो इसमें न्यूमेरिकल हैं, तो न्यूमेरिकल भी तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो किसी भी लोकेश से रिलेटेड सब्जेक्ट में सबसे मेन पार्ट होता है उस सब्जेक्ट में यूज किए गए वर्ड, डेफिनेशन। क्योंकि कोई भी एक सिंगल वर्ड है वो अपने आप में एक स्पेशल मीनिंग लिए हुए होता है। डिक्शनरी जो मीनिंग होता है वो लोग को पढ़ते वक्त यूज नहीं होगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड रखता हूँ माइनर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर, आप लोगों का, आप सोचिए इसे कि माइनर क्या है। तो एकदम आपके मन में जवाब आ रहा होगा, सर माइनर वो व्यक्ति है, वो बालक है जिसकी एज 18 ईयर से कम हो। सब लोगों के मन में, सब विद्यार्थियों के मन में यही सवाल, इस सवाल का जो जवाब है यही आ रहा होगा। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे एक कानून है, मैरिज एक्ट है, कि माइनर की जो शादी है वो इलीगल है, तो क्या इंडिया में 18 साल से ऊपर का अगर एक बालक है, मेल पर्सन है, तो क्या उसकी शादी अलाउड है? अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा तो नहीं है, वो तो 21 साल के बाद अलाउड है, लड़कियों के लिए 18 साल के लिए के बाद अलाउड है। तो आप खुद समझिए कि मैरिज एक्ट में भी माइनर का जो मीनिंग है लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है। मेल के लिए डिफरेंट मीनिंग है और फीमेल के लिए डिफरेंट मीनिंग है। जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हुए आते हैं तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए माइनर शब्द का जो मीनिंग है वो 18 ईयर्स ही है। लेकिन 18 ईयर्स हमारे दिलो दिमाग में इस तरह से बस जाता है कि हम हर जगह माइनर जब भी वर्ड आता है तो हम 18 ईयर्स से कम के व्यक्ति को, बच्चे को माइनर मानते हैं और 18 ईयर्स से ऊपर के बच्चे को मेजर मान के चलते हैं। जबकि ऐसा सब एक्ट के लिए समान नहीं है। अलग अलग एक्ट में, अलग अलग कानून में माइनर का जो मतलब है वो अलग अलग हो सकता है। तो जो पहला रूल है इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ते वक्त, जो भी मैं आपको वोकेबलरी बताऊंगा, आपको उसी वोकेबलरी का मीनिंग जिस सेंस में इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया है उसी सेंस में आपको लेना है। आपको अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल मैं जीरो से ही उठाऊंगा, ये मान के पढ़ाऊंगा और पढ़ाना भी चाहिए कि आपको लॉ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं है। मैं बिल्कुल, ऑल्दो आप पहली स्टेज में पढ़ते हुए आए हैं लॉ, लेकिन वहाँ पर अलग तरीका है और इस लेवल पर आपका जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। जो फाउंडेशन की स्टेज है आपकी, वहाँ पर आप लोग सेक्शन को भी मैं मना कर देता हूँ कि सेक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन यहाँ से मैं सेक्शन वाइज ही आपसे बात करूँगा, क्योंकि अगर आपको सेक्शन याद हो रहे हैं, और गारंटी मेरी आपको याद कराने की कि सेक्शन अगर आपको याद हो रहे हैं
तो आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेके वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ऑल्दो इस स्टेज पर भी सेक्शन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, सेक्शन के नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आपके नंबरों में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 2-3 नंबरों की मैं बात करता नहीं हूँ, तो 2-3 नंबर के अलावा ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जो फाइनल स्टेज है उसकी बात करें तो वहाँ सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर आपको सेक्शन लिखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट बेनिफिट ज़रूर होगा। अगर आपको सेक्शन याद है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उन बच्चों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होती है जिन बच्चों को सेक्शन याद नहीं है। तो पहला रूल तो मैंने बता दिया आपको, जो अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है सब्जेक्ट के लिए वो करनी है कि जिस वर्ड का मीनिंग जिस तरीके से बताया जाए, वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। लॉ को पढ़ते हुए, इनकम टैक्स को पढ़ते वक्त जिस बच्चे की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी उसे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब बात सीधे सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं कि देखिए कोई भी एक्ट है वो डिवाइडेड होता है डिफरेंट सेक्शन में, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सो ऑन। कोई भी एक्ट है वो डिवाइडेड होता है सेक्शंस के अंदर। किसी भी एक्ट का, मैं खाली इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो आप कंपनी एक्ट ले लें, चाहे वो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लें, चाहे कोई और भी एक्ट ले लें, किसी भी एक्ट का जो पहला सेक्शन होता है उसमें 3 बातें लिखी हुई होती हैं। पहली बात ये होती है कि इस एक्ट का नाम क्या है, यानी कि शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 1 की बातें होती हैं, किसी भी एक्ट में 3 बातें लिखी हुई होती हैं कि एक्ट का नाम क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, और तीसरा ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट भी इसी नियम को मानते हुए सेक्शन 1 में 3 बातें लिखी हुई हैं। आप मेरे साथ रजिस्टर में बनाते हुए चलिएगा, रजिस्टर में लिखते हुए चलिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट जो भी थ्योरी है आपकी जो पेपर के लिए है वो सारी की सारी मैं आपको लिखवा के चलूँगा। एक रजिस्टर मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में, मेंटेन कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट प्लस उससे रिलेटेड एग्जाम्पल के लिए। और दूसरा जो रजिस्टर होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होगा। तो अब मैं आपको साथ साथ लिखवा रहा हूँ कि सेक्शन 1 में क्या है। सेक्शन 2 जो होता है वो वोकेबलरी का सेक्शन होता है। किसी भी एक्ट को आप उठा के देख लीजिएगा, सेक्शन 2 में जर्नल डेफिनेशन होती हैं, ऐसे मीनिंग होते हैं जो पूरे एक्ट को पढ़ते वक्त बार बार यूज होंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के ऊपर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। तो सेक्शन 1 को लिखते हैं कि सेक्शन 1 में क्या क्या है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि स्क्रीन थोड़ा सा ले आएँ वो, जिससे बच्चों को जो लिखा हुआ है वो भी दिखाई दे। तो सेक्शन 1 में आप देखिएगा सेक्शन 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फटाफट आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 में क्या क्या चीज़ें हैं? 3 चीज़ें हैं। दिस एक्ट may be called income tax act 1961। पहली बात ये लिखी हुई है। दूसरी बात लिखी हुई है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, दिस एक्ट will be applicable from 1st अप्रैल 1962। तीसरी जो बात लिखी हुई है ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा, तो दिस एक्ट will apply to whole of India। दिस एक्ट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट जो है पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट का 3 बातें बताता है, या किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो 3 ही बातें बताता है।
कि एक्ट का नाम क्या है, तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। डेट ऑफ कमेंसमेंट, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज 1 अप्रैल 1962, यानी कि एक्ट जो है 1961 में बना था और नाम भी 1961, नाम में भी 1961 यूज हो रहा है, और लेकिन जो एप्लीकेबिलिटी थी इसकी 1 अप्रैल 1962 थी, और ये एक्ट जो है पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेबल है। दिस एक्ट विल अप्लाई टू ऑल ऑफ इंडिया। तो दिस इज सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है, ठीक है, उसकी बात हम अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। सेक्शन 3 इनकम टैक्स एक्ट का फिलहाल बहुत ज़्यादा उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो आज के लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में आपको पता लग जाएगा। मैं फिलहाल बात करूंगा यहाँ पर सेक्शन 4 की। जो सेक्शन 4 इसका चार्जिंग सेक्शन है, मैं फिलहाल बात करूंगा उसकी। जो सेक्शन 4 है वो है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन सर ये क्या है, ये क्या बला है? अब आप ये कहेंगे कि सर ये नई बात क्या लिया है आप चार्जिंग सेक्शन। देखिए, हर एक एक्ट में और हर एक चैप्टर में चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन से बेसिकली एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता लग जाता है इनकम टैक्स का। जैसे अगर मैं सेक्शन 4 बात कर रहा हूँ तो चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का, तो पूरे इनकम टैक्स के बारे में मोटे मोटे तौर से आपको पता लग जाएगा। उसमें कुछ वोकेबलरी यूज होंगी और फिर हम वोकेबलरी के सहारे आगे बढ़ेंगे। उन वोकेबलरी जो चार्जिंग सेक्शन में यूज हो रही होंगी, एक एक वोकेबलरी को हम समझते हुए चलेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो चार्जिंग सेक्शन है, मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर स्क्रीन साइज को थोड़ा बड़ा कर दीजिए क्योंकि लिखने में परेशानी होती है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि फुल स्क्रीन साइज कर दीजिए, अब मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए, क्योंकि जब जब मैं लिखूँगा तो स्क्रीन साइज इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरी वॉइस आपको आती रहेगी। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्क्रीन साइज को फुल कर दें। तो मेरे कैमरामैन ने स्क्रीन साइज को फुल कर दिया है। तो चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो फटाफट आप कॉपी और पेन ले लीजिए और चार्जिंग सेक्शन को लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। चार्जिंग सेक्शन क्या है? तो चार्जिंग सेक्शन जो है इनकम टैक्स एक्ट का वो क्या है? इन इंडिया इनकम टैक्स इज पेबल in India, income tax is payable in India, income tax is payable by every person on his total income, ये टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी? कैलकुलेटिंग डिपेंडिंग अपॉन हिज रेसिडेंशियल status, which is earned during previous year at the rate of tax applicable for the relevant assessment year। तो दिस इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ये चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स का। दोबारा से देखिएगा, मैं इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट करूंगा, उनके स्पेशल मीनिंग है इनकम टैक्स में। जो आप जानते हैं समझते हैं वो मीनिंग नहीं है इनकम टैक्स में उन शब्दों का,
एक स्पेशल मीनिंग है। तो इन इंडिया, सबसे पहले जो कीवर्ड है इन इंडिया, यानी कि इंडिया हैज ए सेपरेट मीनिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ऑल्दो इस वर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको लॉ की समझ के लिए, लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताऊंगा कि इंडिया क्या है इनकम टैक्स एक्ट में। जो आपके मन में एक इमेज है इंडिया की, उससे कुछ अलग है इंडिया का मतलब। यानी कि जब जब भी इंडिया वर्ड यूज होगा इनकम टैक्स एक्ट में, तो आपको जो अपनी इमेज है वो इनकम टैक्स एक्ट वाली इमेज आपको रखनी है, ना कि जो इमेज अभी तक बनी हुई है। तो इन इंडिया इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन। तो पर्सन हैज ए सेपरेट मीनिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, यानी पर्सन में कौन कौन लोग आएंगे, जो लोग पर्सन नहीं हैं वो कौन है, और पर्सन कौन कौन है इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो देखना पड़ेगा। क्योंकि इनकम टैक्स जो है हर एक पर्सन को देना है। जो लोग भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं तो उन लोगों को इनकम टैक्स देना है ऑन हिज टोटल इनकम, उनकी टोटल इनकम पर देना है। अब सर टोटल इनकम क्या होती है? डिपेंड कैलकुलेट होगी डिपेंड अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है कि हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो इंडिया में इनकम टैक्स देना है, हर एक पर्सन को देना है, उसकी टोटल इनकम पर देना है। कैलकुलेट कैसे होगी वो टोटल इनकम? रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर होगी, पूरा का पूरा चैप्टर है। विच इज अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में कमाई जाएगी। तो प्रीवियस ईयर का भी एक सेपरेट मीनिंग है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। एट द रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स क्या होंगे वो देखना पड़ेगा। एप्लीकेबल फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है वो भी चेक करना पड़ेगा। दोबारा से समझ लीजिए, इन इंडिया, इंडिया में इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन। इंडिया में इनकम टैक्स जो है हर एक पर्सन को देना है। तो हु इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन एंड हु इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, हम समझेंगे। डेफिनेशन का पार्ट है कि पर्सन कौन है और पर्सन कौन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 90% जो डेफिनेशन होती हैं किसी भी एक्ट में, मैं बार बार बात कर रहा हूं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो ऐसा नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अलग हैं, कंपनी एक्ट के अलग हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलग हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट 90% सब जगह सेम रहते हैं, केवल कंटेंट अलग अलग रहता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है, वो 90% डेफिनेशन जो है वो पूरे एक्ट में जो यूज होनी है वो सेक्शन 2 में उनकी डेफिनेशन, उनका अर्थ दिया रहता है। तो इंडिया क्या है, इंडिया का क्या मतलब है वो हम समझेंगे। ऑल्दो इस डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़नी है मुझे। इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन लिखने के लिए भी आ जाती है, अच्छी तरह समझा जाएगा कि इनकम टैक्स जो पेबल है वो हर एक पर्सन को देना है ऑन ही टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है क्या नहीं है वो भी हम समझेंगे। हर एक पर्सन को इनकम टैक्स देना है, किस पर देना है? अपनी टोटल इनकम पर देना है। टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी? कैलकुलेटिंग डिपेंडिंग अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर निकाली जाएगी। एक राम व्यक्ति है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस अलग हो सकता है, श्याम है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है, हो सकता है। तो राम की टोटल इनकम को निकालने का तरीका अलग रहेगा और श्याम की टोटल इनकम को निकालने का तरीका अलग रहेगा। विच इज अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जो टोटल इनकम निकाली जाएगी वो कौन सी इनकम पर निकाली जाएगी? क्या हम 2 साल 3 साल 4 साल की इनकम को क्लब कर लें, एक साथ जोड़ लें? तो ऐसा नहीं है। टोटल इनकम रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर कैलकुलेट होगी और वो टोटल इनकम वो होगी जो प्रीवियस ईयर में कमाई जाएगी। तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्या है। एट द रेट ऑफ टैक्स, तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ टैक्स होगा, हर साल बदलता रहता है। तो रेट ऑफ टैक्स के आधार पर इनकम टैक्स निकलेगा। रेट ऑफ टैक्स कौन से? एप्लीकेबल फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, वो रेट ऑफ टैक्स जो कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में लागू हैं, एप्लीकेबल हैं। तो जो चार्जिंग सेक्शन है उससे 4-5 टर्मोलॉजी निकल के आई हैं। एक इंडिया, दूसरी पर्सन, थर्ड टोटल इनकम, फोर्थ रेजिडेंशियल स्टेटस, फिफ्थ प्रीवियस ईयर, सिक्स्थ रेट ऑफ टैक्स,
और 7th है असेसमेंट ईयर। ये 7 टर्मोलॉजी सेक्शन 4 से निकल के आएंगे। 1 बाय 1 कर करके मैं पहले इन टर्मोलॉजी को लेता हूं, जिससे आपको इनकम टैक्स को समझने में, पढ़ने में आसानी रहे। एक टर्मोलॉजी मैं अपनी तरफ से और नई जोड़ूंगा इसमें। देखिए, अब बात आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर। अब जैसे प्रीवियस ईयर आ गया, असेसमेंट ईयर आ गया, तो ईयर कितने प्रकार के हैं इनकम टैक्स में। मैं फिलहाल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर यानी कि ईयर कितने तरीके के हैं। पहला है फाइनेंशियल ईयर। पहला है फाइनेंशियल ईयर, एक वर्ड ये है। एक है प्रीवियस ईयर, एक है प्रीवियस ईयर, और एक है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 3 तरीके के ईयर हैं। जनरली जो यूज होंगे वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर यूज होगा। फाइनेंशियल ईयर है नॉट ए बिग रोल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। फाइनेंशियल ईयर का बहुत बड़ा रोल नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर होता है इनकम टैक्स एक्ट में। प्रीवियस ईयर क्या होता है, अभी मैं नॉन टेक्निकल डेफिनेशन बात कर रहा हूं। नॉन टेक्निकल मतलब जो साधारण शब्दों में हम बात करेंगे, लेकिन अगर पेपर में लिखने के लिए आएगी कि डिफाइन प्रीवियस ईयर, तो इसकी डेफिनेशन में सेक्शन वाइज लिखवाऊंगा कि प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आती है तो क्या लिखना है, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आती है तो क्या लिखनी है। तो प्रीवियस ईयर इज ए ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, इनकम इज अर्न्ड, यानी कि प्रीवियस ईयर एक ऐसा ईयर है जिसमें इनकम कमाई जाती है। अब आप कहेंगे सर इनकम तो हम हर साल कमाते हैं, तो हर साल प्रीवियस ईयर है क्या? बिल्कुल बच्चों, हर साल एक अपना प्रीवियस ईयर है। अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता लग जाएगा। बस हमें ध्यान रखना होता है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का, कि हमारे ऊपर फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है। हमारे यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे कौन से ईयर के क्वेश्चन आएंगे, बस इतनी बात है। असेसमेंट ईयर क्या है? इज ए ईयर assessment year is a year in which tax is calculated। ये मैंने अभी आपको नॉन टेक्निकल डेफिनेशन लिखवाई है। जब भी मैं नॉन टेक्निकल की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि अगर ये डेफिनेशन लिखने के लिए आती है, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आप ये यूज नहीं करेंगे, केवल समझने के लिए बहुत इजी शब्दों में, कि प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें इनकम कमाई जाती है, असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हमेशा 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होता है। तो आपने लिख लिया होगा। मैं आपको 1-2 मिनट का समय दे रहा हूं कि आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो साथ ही साथ लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए, फटाफट आप लिखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ए ईयर, 3 तरीके के ईयर होते हैं। फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम कमाई जाती है, और एलोबरेट करूंगा मैं इस चीज को। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें टैक्स कैलकुलेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी नॉन टेक्निकल डेफिनेशन है, रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार इस चीज को। नॉन टेक्निकल जब भी मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है हम और आपकी बोलचाल की भाषा में क्या यूज होगा, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अगर पेपर में लिखने के लिए आता है तो इस डेफिनेशन के नंबर नहीं मिलेंगे, मीनिंग तो यही होगा, ठीक है ना। लेकिन जो नंबर मिलेंगे वो उस डेफिनेशन के मिलेंगे जो सेक्शन के अंदर गिवन है, तो वो मैं सेक्शन के साथ लिखवाऊंगा आपको। प्रीवियस ईयर की भी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में गिवन है, और असेसमेंट ईयर की भी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में ही गिवन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी वोकेबलरी यूज होगी 90% डेफिनेशन
सेक्शन 2 के अंदर ही मिलेंगी। तो फटाफट आपने इसे उतार लिया है, मुझे लगता है मैसेज भी आ रहे हैं कि आप ये कॉपी कर चुके हैं। अब हम टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि स्क्रीन को फिर फुल साइज स्क्रीन पर कर दीजिए, जिससे बच्चों को लिखने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहली बात करते हैं असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन की, कि असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या है। असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में गिवन है। असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर गिवन है। तो फटाफट आप लिखना स्टार्ट कीजिए असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर गिवन है। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 9। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये क्लॉज है ना कि सबसेक्शन है। तो गलत कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है वो क्लोज होती है और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा रहता है वो सेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्लोजेज भी हो सकती हैं और सब सेक्शन भी हो सकता है। सर हमें कैसे पता लगेगा, वो मैं समय के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि मैं सही कह रहा हूँ या बाकी लोग सही कह रहे हैं, तो आप मार्केट में कोई सी भी बुक ले लीजिएगा जहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ हो, तो आपको पता लग जाएगा कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 नहीं लिखा हुआ होगा, क्लोज 9 लिखा हुआ होगा। लेकिन जब हम इस तरीके से लिखते हैं कि थ्योरी ना लिख के बस सेक्शन 2 ब्रैकेट 9 लिखते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे ने क्या सोच के लिखा हुआ है। बच्चे के मन में ये क्लोज है या सबसेक्शन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो चेक नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, गलती तब पकड़ी जा सकती है अगर आप थ्योरी यूज करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, अगर ऐसे लिखेंगे तो गलती पकड़ी जाएगी कि बच्चे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्लोज है या सबसेक्शन है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को बात के लिए रेफर करते हैं, बात के लिए छोड़ देते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है वो क्लोज होती है या सबसेक्शन होता है। मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको पहचानने का तरीका। तो असेसमेंट ईयर मीन, असेसमेंट ईयर मीन, असेसमेंट ईयर मीन, असेसमेंट ईयर मीन, ये जो मीन्स है ये भी ध्यान देने वाली बात है कि डेफिनेशन कितने तरह की होती हैं, इसके बारे में भी मैं बात में चर्चा करूंगा। फिलहाल मैंने अंडरलाइन कर दिया। असेसमेंट ईयर मीन द पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ 12 month 12 month the period of 12 months commencing on commencing 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 on the first day of April, first day of April, first day of April, first day of April every year, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। यानी कि असेसमेंट ईयर एक 12 महीने का पीरियड होता है जो कि हर साल फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को स्टार्ट होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज relevant assessment year is 2021-22। जो हम अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारा जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है यानी कि 2021-22 से, यानी कि 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है।
आपको ये ध्यान रखना है। वैसे तो 2021 भी एक असेसमेंट ईयर है, 1920 भी एक रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, हमारा 18-19 भी एक असेसमेंट ईयर है, लेकिन फिलहाल हमारा क्योंकि असेसमेंट ईयर के 12 महीने का पीरियड है जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो हर साल 1 अप्रैल आती है। देखा जाए हर साल एक असेसमेंट ईयर है, लेकिन हमारे लिए जो एप्लीकेबल है वो हमारा है 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ही 21-22। अब डेफिनेशन आती है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर इसमें 2 सेक्शन यूज हैं। सेक्शन 3 बीसी के अंदर है। सेक्शन 3 कहता है प्रीवियस ईयर मीन्स ए ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 34। प्रीवियस ईयर मीन्स ए ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 34। मालूम नहीं है कि लॉ मेकर्स ने क्यों सेक्शन 3 यूज करा है। सेक्शन 3 में कोई भी डेफिनेशन दी नहीं गई है। सेक्शन 3 में केवल रेफर किया गया है कि जो भी सेक्शन 234 में डिफाइंड है वो ही प्रीवियस ईयर का मीनिंग है। और एज पर सेक्शन 234 प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the relevant असेसमेंट ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर का मतलब वो फाइनेंशियल ईयर है। और फाइनेंशियल ईयर मैंने भी आपको बताया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहेगा। तो प्रीवियस ईयर का मतलब वो फाइनेंशियल ईयर है जो कि हमारे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से पहले आता है। तो करंट प्रीवियस ईयर इज 2020-21। यानी कि हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है वो क्या है आपका 2020-21। प्रीवियस ईयर वो ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर है जो कि हमारे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से पहले आता है। अब क्योंकि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हमारा 21-22 है तो प्रीवियस ईयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका 2021 हो जाएगा। देखा जाए हर एक ईयर अपने आप में प्रीवियस ईयर है और हर एक ईयर अपने आप में क्या है असेसमेंट ईयर है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस इनकम के लिए हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का एक एक्सेप्शन भी है, मैं भी बाद में लिखवाऊंगा कि प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन कौन सा है, लेकिन फिलहाल मैं असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूं। तो एवरी फाइनेंशियल ईयर प्ले ए डुअल रोल। Every financial year plays a dual role. It means every financial year is a previous year as well as assessment year। यानी कि हर एक फाइनेंशियल ईयर डुअल रोल प्ले करता है। एवरी फाइनेंशियल ईयर एक अपने आप में प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है। अब सर ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर है और कौन सा फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर है? इसके लिए मैंने आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग की जो डेफिनेशन लिखवाई है वो आपके लिए काम करेंगी कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें हम इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें वो हम इनकम को टैक्स करते हैं। तो सपोज कीजिए
हम बात कर रहे हैं 1920 की, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 की बात कर रहे हैं। तो हमने कुछ इनकम कमाई होगी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो अगर हमने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 तक कुछ इनकम कमाई है, तो जो इनकम 1920 में कमाई है उस इनकम के लिए 1920 इज ए प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि कौन सा प्रीवियस ईयर है और कौन सा असेसमेंट ईयर है, ये डिपेंड करेगा कि आप किस इनकम की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 1920 में कमाई गई इनकम की, तो 1920 में जो हमने इनकम कमाई है उसके लिए 1920 इज द प्रीवियस ईयर और 2021 इज द असेसमेंट ईयर। लेकिन हमने 18-19 में भी इनकम कमाई होगी, तो जो 18-19 में इनकम कमाई है तो उस इनकम के लिए 18-19 इज द प्रीवियस ईयर एंड 1920 इज द असेसमेंट ईयर। ध्यान दीजिए, देखिए मैं संजय जैन, मैं एक फादर भी हूं अपने बच्चों के लिए, मैं एक बेटा भी हूं अपने पेरेंट्स के लिए। तो हर एक व्यक्ति की डिफरेंट भूमिकाएं होती हैं, डिपेंड करता है आप किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर ईयर अपने 2 रोल अदा करता है। हर ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर 2 रोल अदा करता है, वो प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है। प्रीवियस ईयर उस इनकम के लिए है जो इनकम उसने उसी फाइनेंशियल ईयर में कमाई है, और असेसमेंट ईयर उस इनकम के लिए है जो वो पहले प्रीवियस ईयर में कमा चुका है। अब बात आती है कि हमारे एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के लिए मैंने बता दिया कि जितने भी क्वेश्चन ड्राफ्ट किए जाएंगे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किए जाएंगे वो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिहाज से ड्राफ्ट किए जाएंगे। यानी कि बार बार जो क्वेश्चन में इनकम आएगी वो 2021 की आएगी। 1 अप्रैल 20 से हमारा प्रीवियस ईयर जो स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च 21 में जो खत्म होगा, इस दौरान जो इनकम हमने कमाई होंगी उसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं। जैसे हर साल आप देखते होंगे बजट आता है, हर साल इनकम टैक्स के रेट में चेंजेस आते हैं। तो वो जो चेंजेस आए हैं 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 की जो हमने इनकम कमाई है वो हमें पढ़ना है कि उसके लिए पिछले साल फाइनेंस बिल क्या आया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या संशोधन किए हैं, हमें वो पढ़ना है। अदरवाइज देखा जाए तो 1920 भी एक प्रीवियस ईयर है, 18-19 भी एक प्रीवियस ईयर है, 16-17 भी एक प्रीवियस ईयर है, हर फाइनेंशियली एक प्रीवियस ईयर है। तो इतने सारे लो तो याद रह नहीं पाएंगे। तो इस वजह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया जाता है कि हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारा जो है वो 2021 है, यानी कि 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक जो भी हम अर्न करेंगे उसके लिए एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या है, उसके लिए एप्लीकेबल लॉज क्या है, क्या अमेंडमेंट आए हैं, वो हमें डिस्कस करना है। और उसी के अकॉर्डिंगली जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो क्या हो जाएगा, हमारा 2021 रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट है और असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। तो हर एक ईयर प्रीवियस ईयर भी है, हर एक ईयर असेसमेंट ईयर भी है, लेकिन हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो 2021 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है और 21-22 रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेक्शन 1 हमने डिस्कस किया। सेक्शन 1 जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है वैसे, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई बस मैंने आपको कि किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो 3 बातें बताता है। शॉर्ट टाइटल यानी कि नाम, तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज
1 अप्रैल 1962 और एक्सटेंड टू वेयर, यानी कहाँ कहाँ ये एक्ट लगता है, तो दिस एक्ट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे ही भारतवर्ष में ये एप्लीकेबल होगा। किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है, जो उसमें वोकेबलरी यूज होंगी पूरे इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ते वक्त, तो वो सेक्शन 2 में होती हैं। जैसे मैंने कुछ डिस्कस करी आपके साथ, सेक्शन 2 क्लोज 9 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर, ए पीरियड ऑफ 12 months commencing on first day of April every year. Our current relevant assessment year is 21-22, यानी कि असेसमेंट ईयर कुछ नहीं है, एक 12 महीने का पीरियड है जो हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल है, हमारे लिए कौन सा जरूरी है, तो हमारे लिए जो जरूरी है वो 21-22 है। प्रीवियस ईयर को जो डिफाइन किया गया है वो टेक्निकली 2 सेक्शन यूज किए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर ये बारीकी पूछी जा सकती है आपसे कि प्रीवियस ईयर डिफाइंड सेक्शन 3 में है या सेक्शन 4 में या सेक्शन 5 में। तो कभी आप सोचें कि सेक्शन 2 क्लोज 34 लिखवाया था सर ने, तो ये सेक्शन 3 कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 2 क्लोज 34 भी है और सेक्शन 3 भी प्रीवियस ईयर का ही है। हाँ, अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं सेक्शन 3 और सेक्शन 2 क्लोज 34, तो तब जाके आप 2 क्लोज 34 को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर सेक्शन 2 क्लोज 34 पेपर में जो ऑप्शंस हैं उसमें अगर मिसिंग होगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 में भी गिवन है। तो सेक्शन 3 ये कहता है कि प्रीवियस ईयर मीन्स ए ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लोज 34 और एज पर 2 क्लोज 34 प्रीवियस ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the relevant assessment year, यानी कि प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जो कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से पहले आता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है। तो मैंने बताया आपको रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो उससे जस्ट पहले आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2021 इज अवर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। लेकिन देखा जाए जो इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन है असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है, इससे इसका यूज पता नहीं लगता है। तो एक आम बच्चे के मन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दीज डेफिनेशन की प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। तो उसको क्लियर कराने के लिए मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है उस इनकम के लिए जो इनकम हम कमाते हैं उस साल, और असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिसमें उस जो हमने इनकम कमाई है प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाती है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम कमाते हैं उस इनकम के लिए, क्योंकि हम कमाते तो हर साल ही हैं। हमने 2021 में भी कमाया, 21-22 में भी कमाएंगे, 1920 में भी कमाया। तो 1920 में जो कमाई हमने इनकम, तो 1920 इज द प्रीवियस ईयर। 2021 में जो हम कमाएंगे जो हमारा रेलेवेंट भी है वो कमा रहे हैं और 3 महीने और बचे हुए हैं, तो 2021 इज द प्रीवियस ईयर। तो इनकम जो हम जिस फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं सेम फाइनेंशियल ईयर वो प्रीवियस ईयर हो जाता है, और उससे अगला जो फाइनेंशियल ईयर है वो होता है उसका असेसमेंट ईयर। तो करंट प्रीवियस ईयर हमारा 2021 है, ध्यान रखिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 21-22 इज द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। एक प्रीवियस ईयर की एक्सेप्शन भी है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन क्या है। जब भी हम कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे या हम एक नई इनकम कमाना स्टार्ट करेंगे, तो जो प्रीवियस ईयर है उस डेट से स्टार्ट होगा जिस डेट से वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना स्टार्ट हुआ है। ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। मेरे प्रीवियस ईयर कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, यानी 12 महीने का पीरियड होता है। लेकिन हाउएवर इन सम केसेस, ठीक है ना, अब वो कौन कौन से केसेस हैं, अगर हम कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं, पहली बार कमाना स्टार्ट करते हैं,
जब पहली बार हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं या पहली बार हमारी कभी कोई नौकरी लगी हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो 1 अप्रैल से ही लग जाए, वो तो कहीं पर भी बीच में से भी लग सकती है। तो प्रीवियस ईयर जो है वो उस डेट से स्टार्ट होके जिस डेट को हमने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना स्टार्ट किया है, आने वाली 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा कर लूँगा इस एक्सेप्शन के लिए। अभी शुरुआत की क्लासेस में बहुत लंबे लंबे लेक्चर अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक जो माहौल है वो बनना स्टार्ट हो, आपको चीज़ें समझ में आएँ, तो धीरे धीरे करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कल से मैं लॉ का भी जो बैच है स्टार्ट करूँगा, तो कल से 2-2 बैच हम लोग स्टार्ट पढ़ेंगे, एक टैक्स का भी और दूसरा लॉ का भी। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं इसे। बाय बाय, थैंक यू।